बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करते हुए खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि ज़मानत ली थी अपने भाई नवाज शरीफ साहब की लंदन से वापसी की, जो इलाज के लिए बाहर गए थे। तकरीबन कुछ अरसा गुजर चुका है और तमाम अरसे में नवाज शरीफ साहब के इलाज मुआवजे के हवाले से लंदन से कोई खबरें मौसूल ना हुई। लंदन में भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब जो जमानती थे नवाज शरीफ साहब के, उनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ने ली थी, तो अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत के खिलाफ के लिए कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब इतने अहम मौके के ऊपर जब नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें की जा रही हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बातें की जा रही हैं, ऐसे में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट तैयार की गई है, जो ज़रा ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते तक, आइंदा हफ्ते तक उसे जमा करवा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन साहब ने ये रिट पिटीशन दायर की है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, जो कि आइन के खिलाफ है। अब क्योंकि इसका फैसला 2017 में हमें नजर आया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने किया, 14 दरखास्तों पे मुस्तकिल तौर पर इस पर कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई और सुना गया कि आखिर इन समातों को कैसे मुकम्मल किया जाए। 2017 में 2 लोग ताहयात नाअहल हुए, जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दिसंबर में जहांगीर तरीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें फॉरेन फंडिंग केस में ताहयात नाअहली केस का मुकदमे का सामना करना पड़ा और वो ताहयात नाअहल हो गए। लेकिन इन सब में अब एहसन भवन साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है उसमें बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि किसी भी शख्स को उसकी जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्हें अवाम से दूर रखा नहीं जा सकता। आइन इस बारे में क्या कहता है, 62F1 की क्या पेशगोई है और 62F क्या कहता है, इन सब पर तफसील तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन में मौजूद हैं माहिर कानूनदान बैरिस्टर अजहर सिद्दीकी साहब। जी अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा कि 62F के खिलाफ दरख्वास्त हमने देखी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन साहब ने एक रिट तैयार की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी शख्स को, अवामी नुमाइंदे को अवाम से दूर नहीं किया जा सकता और उन्होंने साकिब निसार के फैसले को चैलेंज कर दिया है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो बात याद रखिएगा, ये साकिब निसार साहब का फैसला नहीं है, ये 5 मेंबर बेंच है मजहरुल हक वाले केस के अंदर और ये 2018 गालिबन फरवरी में डिसाइड हुआ था और उसमें आसमा जहांगीर भी मौजूद थी, नवाज शरीफ को नोटिस हुआ था, खुद पेश नहीं हुई, अटॉर्नी जनरल इनके थे, उस वक्त के अंदर पूरा मौका दिया गया था और बुनियादी तौर पर समझना है कि 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था 62(1)F के तहत, फिर रिव्यू भी खारिज हो चुका हुआ है। तो ये तो अगर देखा जाए, आपको पता है हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में सियासी एफिलिएशन बहुत ज्यादा हो गई और ये बड़ी ज्यादती है। बार एसोसिएशन को इस तरह की पिटीशन बिल्कुल दायर नहीं करते। हम वकला की तादाद ज्यादातर इस बात को अच्छा नहीं समझती है और खास तौर पर जब ये हमारे प्रेसिडेंट साहब, मैंने वोट किया उनको और वो स्पेशली लंदन गए, लंदन जाके मिले वहां पर, तो ये तो बड़ी बहुत सी चीजें बताती है ना। ये तो देखें, आप बोनाफाइडी में तो आए नहीं, पहले कहाँ सोए हुए थे, पहले क्यों नहीं ये सारी बातें हुई, आज ये क्यों याद आई है? और ये सारा कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है और याद रखिए कि यही बात नहीं है। उससे पहले आपने देखा कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन में भी हमारी कुछ बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के बंदों ने जो किरदार अदा किया, अदलिया के बारे में जो रिमार्क्स अदा किए और हमें बैकफुट पे ले जाने की कोशिश की। हम नहीं समझते कि ये किसी तरह से, वैसे भी अगर आप आ जाए, ये लैडी का 2013 का केस है, फिर ये 2018 के अंदर, जरा समझना है कि ये क्वालिफिकेशन में आता है, 62 के अंदर आता है, जो क्वालिफिकेशन को आप लिमिट है, यानी जो बंदा ये कह रहा है ना कि जनाब इसके कोई लिमिट डालनी है, तो लिमिट सिर्फ पार्लियामेंट डाल सकती है, यानी अगर कर सकती है, जो कि जब आईने ने लिमिट फ्राहम की, हम कौन है लिमिट फ्राहम करने वाले? दूसरे मुराद यही है फॉर अनलिमिटेड पीरियड और पूरी लाइफ के लिए है। और यहाँ कोशिश और काबिज की जा रही है कि उसको सेट साइड कर दे। वैसे भी अगर जिसने सेट जो मुतासरा फरीक, सुप्रीम कोर्ट बार से मुतासरा फरीक है ही नहीं, ठीक है, मुतासरा फरीक अगर होगा तो वो तो होगा नवाज शरीफ खुद आता। नवाज शरीफ जो हर तरीका उन्होंने बनाया है कि लोगों किसी को खड़ा कर दे,
हमारे सारे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहले क्यों सोए रहे हैं सारे मामले को सामने रखते हुए हम इसको किसी तरह, और वैसे भी ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। ठीक है, ये चाह रहे हैं आर्टिकल 184 को और 199 की इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं, भाई वो तो ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन हो चुकी है। और फिर खास तौर पर जिन वकील साहब ने हमारे दोस्त ने तैयार किए वो नवाज शरीफ के अक्सर केसों में पेश होते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर तो नवाज शरीफ के ग्रुप ने ये सारा बैठ कर तैयार किया है, वो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अच्छा सर फरमाइएगा, क्योंकि अब बार बार हम बात, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ही देख रहे हैं, क्योंकि जो 60 सफ़ों पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच का फैसला था और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि 62(1)(f) का जो रेफरेंस बार बार दिया जा रहा है इस वक्त भी, उसको आर्टिकल 63 से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि 62(1)(f) जो है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उसमें मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी गई थी कि जो आर्टिकल 63 है उसमें मुद्दत का तयन था और 62 जो 1F है उसमें तयन नहीं किया गया था। तो क्या जो एहसन भवन साहब हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, क्या वो इससे लाइल्म है? अब मुझे तो बज़ाहिर यही लाइल्मी नजर आ रही है। आर्टिकल 63 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन लिमिट है, ठीक है, यानी कंटेम्प्ट में यूसुफ रजा गिलानी का फैसला मेरा देख लें, मोहम्मद अजहर सिद्दीक से PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 वो लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि जब आपको सजा हो जाए तो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक डिफॉल्टर है, पैसे दे देता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। दोहरी शहरियत के हवाले से बात है, अगर दोहरी शहरियत रखता है जब दोहरी शहरियत खत्म कर देगा इलेक्शन लड़ लेगा। वहां पर ये दिया हुआ, ये तो जब तक देखे ना, ये आज हम एक बंदा झूठ बोल रहा है, सादक और अमीन सोसाइटल वैल्यूज है। एक बंदा अगर झूठ आज भी बोल रहा है तो दोबारा उसने फिर दोबारा झूठ बोलना है। ये कहां से कोई पैरामीटर आके जी आज झूठ बोलेगा कल सच बोलेगा। और अभी तक आप उनका किरदार देख लें ना, नवाज शरीफ के केस को अगर उठाकर देख लें, अभी तक सारे मामले में किसी जगह उन्होंने कोई ईमानदारी दिखाई हो। उन्होंने अपने अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से, जैसे साकिब साहब के बारे में जो झूठ और राना शमीम जैसे लोगों को खड़ा करके मकसद क्या है? इन अदालतों को बदनाम आए ना, आकर बताए ना, मनी ट्रेल वो दे नहीं सके, चीजें उनके पास मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता, ये बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल स्टंट एक खेला जा रहा है अदालतों को बदनाम करने के लिए और मिलाइन करने के लिए। इन लोगों का जिस बंदे को मसाइल है, प्रॉब्लम है, वो आए आकर खुद लड़े। और हर एक को आपको पता है कि इनका पुराना एक वतीरा है, अपनी मर्जी के ये जजेस अपॉइंट करते रहे हैं हमेशा से। उसके बाद आपको पता है कोई सदर बन जाता है। राना शमीम साहब को भी सदर बनाने की इन्होंने ऑफर की थी, इसीलिए वो उठकर बाहर आ गए ना, नहीं पता उल्टा फंस जाएंगे। तो यहाँ मैं नहीं समझता किसी तरह से भी ना, यानी इंटरप्रिटेशन तो हो चुकी है। या तो नया कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, नया क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है नहीं। अब उस जजमेंट को नजरसानी करना है। नजरसानी का टाइम इन्होंने गुजार दिया था, 30 दिनों के अंदर नजरसानी दायर करनी थी, वो इन्होंने आइन की आर्टिकल 188 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत दायर नहीं की। अब मैं नहीं समझता कोई रास्ता इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है और एक से एक अपना वार किया जा रहा है। और यही हसन भून साहब और ये सारी सुप्रीम कोर्ट ये सोई क्यों रही जब हम पे इल्जाम लगाया गया कि हमारी अदलिया 130 नंबर पे वर्ल्ड जैसे अजहर सिद्दीक उठा, उन्होंने मुझसे पूछा वर्ल्ड जैसे आप बताएं बिल्कुल यहाँ पे हमें क्या 130 नंबर पर है। हमारी अदालतें जितना जबरदस्त इंसाफ दे रही है, इक्का दुक्का सियासी केसों के लाके अदालतों को बदनाम करने की जो कोशिश और काविश है, सुप्रीम कोर्ट बार यहाँ उठती, यहाँ के बात करती कि जनाब ये और कमाल की बात है सेमिनार कराने में भी सारे लोग शामिल थे, ये लोग स्टेजों में बैठे हुए थे। तो ये जो उसी सेमिनार के अंदर याद रखिएगा नवाज शरीफ को तकरीर भी करवाई गई और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। तो नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा एक्सटेंड खेल रहे हैं। इसको मैं नहीं समझता कि हमारी वोकला बरादरी सपोर्ट करे। अच्छा एक फरमाइएगा सर, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कम है, ये फरमाइएगा कि अगर ये दरखास्त मंजूर कर ली जाती है सुनने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं? जैसे आपने कहा कि 30 दिन का टाइम पहले ज़ाया हो गया है और इस्तेमाल नहीं कर सके उस मदद को जो कि ज़रूरी थी। अगर ये दरख्वास्त काबिल समाअत कबूल हो जाती है फिर क्या मौक़िफ़ होगा वकला जमातों का? देखिए एक इंप्रेशन तो चला आ रहा है, त्यारा साजिश की इसके अंदर जब इनको सजा हुई, सजा होने के बाद आपके सामने आप लोगों ने सबने देख लिया कि तकरीबन कोई 8 साल बाद इनकी वो नजरसानी सुन लीगी। अब वो अदालतें नहीं है। हम नहीं समझते कि इनको ये जो पर्सन स्पेसिफिक जो फायदे लेना चाहते हैं ना, वो ये मौजूदा अदालतें, मैं नहीं समझता। चले फर्ज करें ये आ भी जाए तो काबिल खराज दरखास्त है, प्रिंसिपल तय हो चुका है, कोई नई चीज इसके अंदर तो मौजूद नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम के जरिए हुआ था और ये अदालतों ने बैठ के प्रोसीजर लेट डाउन किया था। अदालत ने कह दिया अब अगर मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं तो वह जाए पार्लियामेंट में जाकर तरमीम कर ले, 62(1)(f) की पहली शक्ल ले आए जहां कहा था डेक्लेरेशन, या अगर इसको स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आपको ये बड़ा मुश्किल काम है। वो आपके जो बेसिक ग्रांड नॉर्म है जो आपका
और इस्लामिक प्रोविजन को सामने रखते बड़ा मुश्किल नजर आता है, मुझे तो रास्ता नजर गया। इसके अलावा एक और हर्डल है नवाज शरीफ के ऊपर। ठीक है, नवाज शरीफ को अगर देखा जाए एवनफील्ड के अंदर और लजीजिया के अंदर नैब से सजाएं सुनाई, बिल्कुल, और सेक्शन 15 में 10-10 साल की तो नाअहली वहां भी है। वो जब तक सजाएं खत्म हुई तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म नहीं हो सकती। जिससे ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि डीलें शीलें इस तरह की बातें, मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ की 3 नाअहली हैं, एक ये परमानेंट नाअहली, फिर अल अजीजिया में और एवनफील्ड के अंदर भी सजाएं हुई हैं 10 साल और 7 साल की, लेकिन उसमें सेक्शन 15 के तहत 10 साल की नाअहली भी साथ शामिल है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि बार कॉन्सेप्ट यही नवाज शरीफ साहब का जहन में आता है कि जो दरख्वास्त दायर की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम बीच में आता है। लेकिन आपको याद है सर 2017 में 2 लोग नाअहल हुए थे ताहयात, एक नवाज शरीफ साहब और दूसरे जहांगीर तरीन साहब। तो फायदा तो जहांगीर तरीन साहब भी उठा सकते हैं। देखिए बात बड़ी सीरियस ये है कि जिस किसी को फायदा लेना वो खुद आए। ठीक है, ये तो एक ड्रामा करके अब कई लोग तो कहते हैं कि ठीक है फीसें जिससे नवाज शरीफ से नहीं लेनी, वो जहांगीर तरीन एटीएम मशहूर है, फीसें जिससे वकीलों की वो दें, पता नहीं ये सही है या गलत है, अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ आप यहाँ एक चीज साबित होगी, सिर्फ 2 लोगों के फायदे के लिए। अब इसके अलावा तीसरे बंदे के लिए तो बात उन्होंने की नहीं ना। तो पर्सन स्पेसिफिक कोई भी काम आप इस तरह कर नहीं सकते है। अगर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ होता तो फिर बात थी। अब और वैसे भी ये देखिए ये आपसे चला रहा है 18वीं तरमीम से जब तक आया सैकड़ों फैसले हो चुके हैं इस हवाले से 62(1) के तहत, और आज तक उसमें बड़ी क्लैरिटी है। मैं नहीं कोई एम्बिग्युइटी समझता इसके अंदर। ये वाला भी अगर कहा जाए कि, और ये मैं चैलेंज करता हूं, बता दें कौन से सैकड़ों फायदे लोगों को फायदा होना है, फिर समझ आएगी बात। चलें, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ में मौजूद थे और आपने वाज़ेह तौर पर 62(1) के बारे में जो तशरीह थी वो मुकम्मल तौर पर तशरीह की है। और साथ ये भी ज़ाहिर एक बड़ा वकला बरादरी की तरफ से हमें नज़र आ रहा है कि कुछ जगहों के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि ये अदालतों का काम है फैसले करना, और उसके बाद जो बार एसोसिएशन है उन्हें देखना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। 2017 में होने वाले बड़े अहम फैसले जिसमें 2 लोगों को ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब थे। इसका फायदा किसको होगा? बड़ा अहम मौका इस वक्त जब ये समाअत की बातें की जा रही हैं, दरख्वास्त जमा करवाने की बातें की जा रही हैं। गोया के अजहर सिद्दीकी साहब ने बड़े दावे के साथ कहा है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, और अगर इसे कबूल कर भी लिया जाता है तो यकीनी तौर पर इसे खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 रुकनी बेंच का ये मुश्तरका फैसला था जिसमें 62(1) और आर्टिकल 63 की मुकम्मल तौर पर तशरीह की गई थी और बताया गया था कि आर्टिकल 63 जो है वो कहीं पर भी तसादुम नहीं करता, जहां पर तयन किया गया है 18वीं तरमीम के बाद कि किस तरह आपको आर्टिकल 63 का इस्तेमाल करना और कैसे 62(1) का करना है। यकीनी तौर पर अब ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल तरीन वक्त है कि एक ऐसे वक्त में जब एक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दायर करने की बातें की जा रही हैं, कानूनी कार्रवाई की बातें की जा रही हैं, दूसरी जानिब कुछ बार एसोसिएशन की जानिब से भी इस तरह के इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। एक तरफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ ये जो अलमिया जो एक मुद्दा मुकदमे में जो दरख्वास्त गुजार जो दरख्वास्त का मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अवामी नुमाइंदे को जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कि जिसमें कहा गया है कि अवामी नुमाइंदों को अवाम से दूर रखा नहीं जा सकता, वो किस हद तक इन 2 लोगों के केसेस के ऊपर जो है इसका असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दरख्वास्त यकीनी तौर पर आइंदा हफ्ते में दरख्वास्त को जो है वो जमा करवाने की बातें की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है। आर्टिकल 62(1) के हवाले से कि जिस तरह 62(1) की जो समाअत हम ये देख रहे हैं कि इसके लिए दरख्वास्त दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और अहसन बेगम साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ताहयात जो नाअहली है इस पर नज़रसानी की जाए और ये हक अवाम को दिया जाए, माफ़ी का जो भी इस वक्त जो इसके शिकार हुए हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि क्योंकि जिस तरह बैरिस्टर अजहर सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि 30 दिन का वक्त मुकर्रर होता है नज़रसानी के लिए, जो कि ये ज़ाया कर चुके हैं और अब तकरीबन 1.5 से 2 साल का अर्सा गुजर चुका है, इस पर किसी किस्म की कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई है। बहरहाल प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरह जो PDM है वो सियासी बहरानों में फंसी हुई है। हर बार कोशिश करते हैं, हुकूमत की जाने की तारीखें दी जाती हैं और बात की जाती है इन हाउस तब्दीलियों के हवाले से। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में मार्च करना चाहती है और PDM मार्च में मार्च करना चाहती है। दोनों अलग पेजेस के ऊपर है। गोया के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया था, लेकिन पार्लियामान में मुश्तरका तौर पर अपोजिशन साथ नजर आती है, लेकिन ऐवान के बाहर तमाम जमातें अलग हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त PDM के साथ जुड़ी हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा क्या वजह है कि अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं भी
और नहीं भी पार्लियामान के बाहर जो टफ टाइम देने की बातें की जाती हैं वो पार्लियामान के अंदर भी हमें नजर नहीं आती। गोया कि जाहिर है आप लोगों के पास अदादी अक्सरियत भी मौजूद नहीं है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर वक्त हर जगह बाजी ले जाती है। तो क्या कहेंगे, किस तरह देखें तमाम मामलात को? अपोजिशन होती ही वो है जिसके पास नंबर गेम पूरा नहीं होता। हुकूमत के पास मेजॉरिटी होती है। इस हुकूमत के पास उधार ली हुई मेजॉरिटी है और उधार लिए हुए अक्सरियत है जो मुख्तलिफ लेजिस्लेशन में इनको मिलती है। लेकिन बहरहाल जो भी हुकूमत होती है वो इसीलिए हुकूमत होती है कि उनके पास अक्सरियत होती है। और अपोजिशन इसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। वो अपनी कोशिश करती है, वो हुकूमती इत्तेहादियों और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को इस बात पर माइल और कायल करती है कि हालात जितने खराब है, लोगों का इस वक्त जो गम और गुस्सा है वो अगर आप सब पे भी पड़ेगा तो आपका भी नुकसान है और मुल्क का भी। तो अपोजिशन अपनी एक ड्यूटी, अपना एक रोल अदा करती है। अगर अपोजिशन सिर्फ अददी बर्तरी की बुनियाद पे या अददी कमतरी की बुनियाद पे फैसले करे तो फिर तो अपोजिशन को कुछ हरकत करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि फिर हमें क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए या हमें अपने ये तहर्रुक जारी रखना चाहिए? हमें हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को और हुकूमती इत्तेहादियों को इस बात ठीक है कमर साहब, जैसे आपने कहा कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए और आपने जैसे खुद बड़ी खुलकर कहा कि अदादी अक्सरियत जाहिर है अपोजिशन के पास नहीं होती, हुकूमत के पास होती है तो हुकूमत बनती है। लेकिन पार्लियामान में भी जो टफ टाइम देने की बातें आप लोग करते रहे थे, चलें पार्लियामान के बाहर भी हमें नजर ना आए, पीडीएम के साथ आप लोग का जो मुश्तरका एक एलामिया पहले शुरू में जारी हुआ, उसके बाद जिसकी नुमाइंदगी, जिसके चेयरमैन, जिसके सदर बने रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी छतरी के नीचे भी पीडीएम उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। गुज़िश्ता साल भी आप लोगों ने एहतजाज के दावे किए थे, मार्च में आपने मार्च के दावे किए थे, फिर एक बड़ा लॉन्ग मार्च का धरने का ऐलान भी किया गया जो हमने कश्मीर हाईवे पे देखा, फिर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई। गोया तो मामलात उस तरह मैनेज होते हुए नजर नहीं आए। तो क्या वजह है कि पीडीएम और आप एक पेज पर नहीं है और इन हाउस तब्दीली की बातें अब ज्यादा नजर आ रही हैं? गोया कि आपने देखा कि 62(1) के खिलाफ भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर होने जा रही है। तो ये सारे मामलात कब, कैसे, और जो इन हाउस की जो तब्दीली की बातें हैं, क्या पीडीएम और आप एक पेज पर हैं और अमल दरामद करवा सकेंगे इस पे? बहुत पहले जब पीडीएम बना था हमने जलसे जुलूस किए, हमने हुकूमत को हिला के रख दिया। उसके बाद बाय इलेक्शंस हुए जिसमें को बहुत बड़ी लीड से शिकस्त हुई। उसके बाद सेनेट इलेक्शन हुए। ठीक है, हम उस वक्त से कह रहे हैं कि अदम एतमाद का रास्ता एक बेहतरी का रास्ता है, उसी रास्ते से चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे दोस्त नहीं मान रहे थे। लेकिन अगर कोई ऐसा, और बिलावल साहब ने तो भी पिछले दिनों भी ये बात कही कि बावजूद इसके कि हम पीडीएम के साथ असम्बलियों के बाहर तावन में नहीं है क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन अगर वो इन हाउस की तब्दीली की बात करते हैं और हम ऐवानों के अंदर उनसे तावन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मेरी जमात उनके साथ तावन करे। इससे मौजू नहीं होंगे तो कब होंगे? जब कौम चिल्ला रही है, हालात बड़े सख्त खराब है इस वक्त, आज भी नहीं तो कभी नहीं, फिर ठीक है, कब होगा? ठीक है, चले ताउन आपकी जमात पार्लियामान में भी कर रही है, पार्लियामान के बाहर भी कर रही है। जैसे आपने कहा कि अगर अभी नहीं तो फिर कब, ये सारे दावे लेकिन माजरत के साथ दावे ही नजर आते हैं और आपके दावे अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत को जो टफ टाइम देने की बातें करते रहे हैं वो यकीनी तौर पर हमें कहीं भी नजर नहीं आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह भी दिया हुआ है कि ठीक है जी हम साथ देंगे, लेकिन संजीदगी जिस तरह अपोजिशन की होनी चाहिए थी, महंगाई की बात कर लें, वो आपके सामने महंगाई कंट्रोल हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं, आप खुद कहते हैं कि हुकूमत से छुटकारा चाहिए लोगों को। और शहबाज शरीफ साहब ने जो गुज़िश्ता दिनों, आपको याद है कि उन्होंने पार्लियामान में बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया इमरान खान साहब के लिए, हुकूमत के लिए। तो आपको लगता है कि पार्लियामानी ज़बान का भी जो है वो लिहाज नहीं रखा जा रहा है और ना ही फिर हमें जब जहां कोरम पूरा होने की जरूरत होती है वहां कोरम पूरा नजर नहीं आता, तो संजीदगी नजर नहीं आ रही है? जी सीरियसली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश नहीं हुआ करती ना, संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अदम एतमाद की कोशिश जो है वो, क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ प्रिंसिपली थे ही नहीं, ठीक है, मुस्लिम लीग इस बात पे तैयार नहीं थी, वरना जितनी कोशिशें हमने की, अगर हमने बाय इलेक्शन में इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने की बात की, अपने दोस्तों को राजी किया, तो हमने 13 में से 11 इलेक्शन जीत के दिखाए। हमने सेनेट के इलेक्शन पे कायल किया पीडीएम को कि इलेक्शन लड़ा जाए और वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, तो तारीख शायद है हमने इलेक्शन जीता और वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ा।
ठीक है। ये भी अगर वो मान लेते तो अब तक काम खत्म हो चुका था हुकूमत का। चले काम ठीक है, ठीक है, काम खत्म होने की आप बात कर रहे हैं। मार्च भी आ रहा है, अभी जनवरी शुरू हो चुका है, फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च का ऐलान किया हुआ है कि जी वो अपने मार्च पे निकलेंगे, और आपके अगले महीने में हम देख रहे हैं कि पीडीएम मार्च का ऐलान कर रही है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी आप पार्लियामान के अंदर उनके साथ हैं और पार्लियामान के बाहर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एहतजाज और प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो दो प्रोटेस्ट अलग अलग हो रहे हैं। तो लग तो यही रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक धरना दिया था और साथ हमने देखा था कि ताहिर कादरी साहब अपना एक धरना लेके पहुंचे थे, तो ये दोनों चीज़ें मिलके भी हमें एक जगह नज़र आ रही हैं कि सेम उसी फार्मूले पे काम हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जगह पर आ गई है और ताहिरुल कादरी की तरह एक तरफ जो है वो पीडीएम खड़ी हो रही है। तो ये तमाम जमातें मिलके क्या कोई नई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं या दोनों में इत्तेफाक नहीं है? किस तरह देखें सारे मामले को भी आप? मेरे इल्म में अभी है, तब लाहौर से गए थे और हमने अपने तौर पे 27 फरवरी की अपनी डेट दी थी मार्च की, और हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। अब वो इस्लामाबाद में है और वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ जातों से मीटिंगें हुई हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक पार्टी में इस पे कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है, यानी अभी तक यकीनी तौर पर ठीक है, अभी तक यकीनी तौर पर कंफर्म नहीं है कि फरवरी में होगा। ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि फरवरी में होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जैसा आपने कहा कि इतलात नहीं है और कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। अगर फरवरी में नहीं होगा तो फिर जाहिर मार्च में फिर पीडीएम की छतरी के साथ ही सारे मामलात होंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हतमी तौर पर पॉलिसीज अब हैं क्या? किस तरह हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं? अवाम को रिलीफ मिलेगी और कब अवाम को यकीनी तौर पर रिलीफ मिलेगा? जो दावे आप लोग करते रहे हैं पूरा साल, हमने देखते रहे जो 3 साल हुकूमत के गुजरे हैं अभी तक, उसमें एहतसाब के खिलाफ जंग होती रही है। एहतसाब क्यों हो रहा है इसके नारे लगते रहे, अवाम के लिए बात नहीं की गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीनी तौर पर पॉलिसी क्या है? और जैसा आपने कह दिया है कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने इस सारे मामलात को आगे लेकर जाएगी। जी, पीपल्स पार्टी तो अपना लायामल वादे कर चुकी, हम तो अपना तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब इस दौरान अगर कोई मजीद डेवलपमेंट होती है तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके मुताबिक पॉलिसी के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर भी कोई तब्दीली हो सकती है। ठीक है, पॉलिसी तो बहरहाल इस हुकूमत को हटाने की है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली करना पड़ती है तो वो भी यकीनन की जा सकती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद है और आप मरकजी सदर भी हैं और बड़ी सियासत में हर तरफ से आपके मामलात लोगों के साथ नज़र आते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब ने वाज़ेह तौर पर खुलकर कहा है कि फरवरी में अभी तक हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह एहतजाज पर जाएगी या नहीं जाएगी। इसका फैसला अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उसने करना है। गोया कि अभी तक हतमी फैसला ना हो सका है। लग तो यही रहा है कि इसको ताख़ीर का शिकार किया जाएगा, इसको मुलतवी किया जाएगा और पीडीएम के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। हुकूमत के इन हाउस तब्दीली की बातें कभी इत्तेहादियों को, रूठे हुए इत्तेहादियों को जो अपोजिशन जमाते हैं उनके ज़मीर जगाने की बातें करती है, तो कभी कोशिश करती है कि किसी तरह जो अपोजिशन जमाते हैं वो मिलकर हुकूमत को किसी और तरह से टफ टाइम दे सकें। लेकिन हुकूमत जो बहुत अच्छी सिमत में अपना मुकाबला करना जानती है, इमरान खान साहब की हुकूमत, जैसे बार बार वो कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, तो कप्तान साहब मुकम्मल तौर पर अपनी फील्डिंग उन्होंने फैलाई हुई है और हर जगह पर अपोजिशन जमातों को हम ये देख रहे हैं कि शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं, कहीं गर्म कहीं ठंड हमें नज़र आ रही है। ऐसे में पार्लियामान में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब से और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि हुकूमत को सियासी शहीद नहीं करना है, हुकूमत को घर इस तरह नहीं भेजना है। इन हाउस तब्दीली की बातें बार की जा रही हैं, लेकिन जैसे कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि इन हाउस तब्दीली के लिए भी आपको अददी अक्सरियत की ज़रूरत है। कभी अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती तो कभी इत्तेहादी वादा करके मुकर जाते हैं और वोट नहीं दे पाते हैं। क्या हकीकत है और किस तरह इस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इन हाउस की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी हैं कि इन हाउस की तब्दीली बहुत तेज़ी से होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के आने की बातें, दावे अपनी जगह मौजूद हैं। इस्लामाबाद में एक और नया चैप्टर खुल गया है और वो चैप्टर है 62(1)F का, कि आर्टिकल 62(1)F जो है उसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है कि ताहयात जो नाअहली है
इस पे नजरसानी की जाए। दो लोगों को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है, एक साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 62 का शिकार हुए, और दूसरे जहांगीर तरीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी रहे और फॉरेन फंडिंग केस में उन पर ताहयात नाअहली का चार्ज लगा। अब 63 आर्टिकल 63 इस बारे में क्या कहता है, इसकी भी आइन में खुल के वजाहत तशरीह कर दी गई है, जिसका बैरिस्टर अजहर सिद्दीकी साहब ने भी तफसील से जवाब दिया है। निहाल हाशमी साहब जो खुद कानूनदान भी हैं, चीज़ों को जानते भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनसे पूछते हैं कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और किस तरह इन हाउस तब्दीली हो सकती है, जबकि अदादी अक्सरियत इनके पास मौजूद नहीं है। तो अदादी अक्सरियत ना होने के बाद किस तरह जो है ये जो ज़मीर के जागने की बातें की जाती हैं, लोगों के ज़मीर जगा जाएंगे। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा क्या आप देख रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली की बातें बहुत तेजी से हो जा रही है, तो पीडीएम और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के एक मुकाम पे खड़े हुए हैं। अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। ठीक है, इन हाउस तब्दीली हो या आउट हाउस तब्दीली हो, ये पूरी कौम की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में तब्दीली हो। जो तब्दीली ये हुकूमत लेके आई है वो तब्दीली मौत, खौफ, भूख, अफलास के अलावा क्या है, वो आपने कल मरी में देख लिया होगा। तो ये तो पूरी कौम की ख्वाहिश है। वो 30 साल तो आपने भी गुजारे जी। तो हमसे जो होगा बन पड़ेगा इस मुल्क के बेहतरी के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए और महंगाई के खात्मे के लिए वो हम करेंगे। चलें वो आप करेंगे, लेकिन सवाल तो यही पैदा होता है कि जिस तरह पार्लियामान में बार बार हुकूमती अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद के निश्तर उड़ाते रहते हैं और कहते हैं बार बार कि आपकी हुकूमतें रहीं, आपने क्या किया, मरी का जिक्र आपने किया, तो मरी के लिए तो आपकी हुकूमतों ने भी कुछ चीज़ें हमें करती हुई नज़र नहीं आए। बहरहाल इस वक्त टॉपिक मेरा जो है वो यही है कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उससे आपकी कोई बात हुई है कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से क्या होने जा रहा है? क्योंकि मरीम नवाज साहिबा का तो अपना एक स्टैंड है, वो तो कहती हैं सियासी शहीद इस हुकूमत को नहीं करना है। इन हाउस तब्दीली की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा? और आप लोगों के पास तो अददी अक्सरियत नहीं है, आपके पास तो इत्तेहादी भी नाराज हैं, वो भी आपसे बात नहीं करते हैं, वादे होते हैं, तो फिर किस तरह चीजें कंट्रोल होंगी? देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल मरियम बीबी जो बात की थी वो ठीक की थी उन्होंने, कि जो लोग सियासत को समझते नहीं है उसकी बहुत सारी चीजें उनके इदराक में नहीं होता है। उनको ये पता चलना चाहिए कि इसी तरह नारा लगा के सियासत को नहीं किया जा सकता, ना मुल्क को चलाया जा सकता। ठीक है, मगर साथ साथ ये भी है कि जिस हालात से मुल्क आज दो चार है उसमें फिर हमारी तजरियात भी जो है वो चेंज होती रहती है और चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये देखना चाहें या किसी को बताना चाहें उससे हमें बड़ा नुकसान भी होता है। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा इकोनॉमी का नुकसान हुआ, आपने देखा होगा कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, आपने देखा होगा कि टूरिज्म हमारे मुल्क में जिस तरह का नक्शा पेश किया गया उससे बिल्कुल बर्बाद होने का खदशा है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह से माली मामलात को आपने IMF के हवाले कर दिया, आपने देखा होगा जिस तरह से IMF के पास तो आप भी गए थे माजरत के साथ, एहसास नहीं और सारे के सारे बैठ करके बीन बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और ये एक अजीब सा सोच, एक अजीब से फिक्र के साथ ये पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं। जो क्लास शायद प्राइमरी के बच्चे भी इस तरह से ना करते हों उनके अंदर। चलें आप जैसे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जैसे आपने कहा कि बैठ के बीन बजा रहे हैं, तो पीडीएम क्या कर रही है? लोग ये सवाल करते हैं आखिर पीडीएम का मकसद क्या है? जो ये सारी जमातें इकट्ठी हुई थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह गई है जो एक बड़ी जमात पीडीएम के साथ जुड़ी हुई है। तो मकासद क्या है? दावे अपनी जगह मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मेरी कमर जबान कायरा साहब से बात हो रही थी और उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन हाउस तब्दीली तो हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्त साथ नहीं देते, और जब पार्लियामान के बाहर आते हैं तो अब हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में मार्च की बातें कर रही है, पीडीएम और आप मिलके जो मार्च है मार्च में मार्च करने की बातें कर रहे हैं। तो दावे हर किसी के अपनी अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन इंप्लीमेंट नजर नहीं आ रहा। आपकी जमातें ही मुत्तहिद नहीं है तो आवाम को रिलीफ देना, हुकूमत को टफ टाइम देना, मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा ये सारी चीजें देखने के लिए। देखिए आवाम के अंदर अगर अपोजिशन से कुछ होता, हाँ जी, तो भाई मेरे तब्दीली होता, और ऐवान के बाहर हमने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया। मसलन ऐवान के बाहर आपको पता है 2 साल पहले जो लॉन्ग मार्च हुई थी उसमें इनके सारे कसबल निकाल दिए थे। ठीक है, ये घुटने टेकने पे मजबूर हो गए थे, ये दोहाइया दे रहे थे कि जनाब लोगों को बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, लोगों के मसाइल जन्म ले रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी हो रही है। तो हमने बाहर भी और फिर जो इलेक्शंस हुए तो अपोजिशन ने तो बता दिया कि 8 में से 7 अपोजिशन
अपोजिशन ने इलेक्शन जीते, ठीक है, और फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें भी अपोजिशन ने बता दिया, जो कैंटनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उसमें भी हमने बता दिया कि हम आपको मैंने इजीली जाने नहीं देंगे, हम एक टफ टाइम देंगे और आवाम हमारे साथ है। इन हाउस तब्दीली है, उसमें यकीनन हमें बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेजमीर रूहों को, जो कौन से लोग हैं बेजमीर इस हुकूमत के साथ वाबस्ता है। अच्छा, उसमें उसके इत्तेहादी भी हैं और उसके अपने जो पार्टी के लोग हैं अंदर, तो कोई इशारा कोई और भी है जगाना चाह रहे हैं, उनको ढूंढना चाहते हैं उन रूहों को। किन को सर, नाम लें को, कि आप जिनको इत्तेहाद देके जो आपने जो होता है ना, दीवार गिर रही होती तो बल्ली का सहारा देते हैं, तो लग रहा है आपको कोई और भी हाथ है अभी, क्योंकि इस सहारे की जरूरत पाकिस्तान की आवाम को है, इमरान खान को और पीटीआई की हुकूमत को नहीं है। ठीक है। दूसरा जो आपने कहा कुछ दूसरा यह है कि हम इस्तीफा अगर देंगे तो यकीनन इस बड़े तादाद में अगर इस्तीफा होगा तो उसमें बाई इलेक्शन हो नहीं सकता, और बाई इलेक्शन अगर इन्होंने कराना है तो इनको नतीजा इनके सामने है। ये सियालकोट या डस्का में धांधला कर लें या कहीं और कोई धांधली कर लें, धांधली तो हो ही नहीं ना निहाल साहब, ये हार रहे हैं। और तीसरा और आखिरी जो तरीकाकार है वो है रोड पे अपना इस्तेमा करें, अवामी कुव्वत का मुजाहरा करें और गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर दें। मगर इसमें एक चीज का बड़ा खदशा रहता है हमेशा कि हमारे तरह ये फराग दिल नहीं है कि 126 दिन सड़कों पे बर्दाश्त कर लें, डी चौक पे बर्दाश्त कर लें। अगर ये यूज ऑफ पावर करेंगे तो उससे पाकिस्तान के मासूम लोगों की जानो माल को खतरा होता है। जानो माल को खतरा होता है। आप लोगों ने कोशिश तो की माजरत के साथ, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं कि जब अददी अक्सरियत की बात की जाती है तो ना अददी अक्सरियत अपोजिशन के पास मुकम्मल मिलने के बाद पूरी हो रही है, और अलग अलग तो वैसे भी नहीं होती। सेनेट में हमने देखा वहाँ आपको शिकस्त का सामना, पार्लिमान में देखा वहाँ आपको शिकस्त का सामना। आपने 126 दिनों के धरने की बात की है, इमरान खान साहब का धरना आपको याद है, ताहिरुल कादरी का धरना आपको याद है। लग ये रहा है कि तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे आपने भी कहा कि किसी और साई की तरफ से नज़र आता है कि कहीं हाथ सर पर नज़र आता है हमें, लेकिन सवाल तो ये पैदा हो रहा है, मैंने कायरत साहब के साथ भी सवाल किया था कि आखिर कहीं ये तो नहीं कि जो 2014 में हमें नजर आया था कि एक तरफ कंटेनर पे ताहिरुल कादरी साहब थे, दूसरी तरफ कंटेनर पर वजीर आज़म इमरान खान साहब मौजूद थे उस वक्त, और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके, और टफ टाइम दिया भी गया। लेकिन मामला अल्टीमेटली फिर वही था कि पार्लियामान में जाके हल होना था। तो अब आप लोग इस तरह के धरनों की बातें, पाकिस्तान वैसे इसकी मईशत मुश्किलात का शिकार है, तो अददी अक्सरियत आपके पास नहीं है, चीज़ें कैसे मुकम्मल होंगी, हुकूमत को टफ टाइम देने की दावे अपनी जगह मौजूद है, अमल दरामद कैसे होगा, लास्ट बताइएगा प्लीज। देखिए, इन हाउस तब्दीली तो किसी वक्त भी किया जा सकता है। हम तो उनके जमीरों पे चोट लगा रहे हैं। किन के जमीरों पे सर? जो गुज़श्ता गुम हुए जमीर है उसको ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इत्तेहादी है और जो इनके अपनी पार्टी में है। बाज लोग इनके पार्टी में कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग? तो हम तो उस काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, आप दुआ कीजिए, आप भी पाकिस्तानी है कि जो चीज बेहतर हो। अगर खून खराबे और एहतजाज और लॉ एंड ऑर्डर के बगैर कोई चीज ऐसे तरीके से, जमहूरी तरीके से, आइन में दिए हुए तरीकेकार के तहत, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत लाया जाए, और वो लोग जो इनको बचाने की कोशिश करते हैं उनके भी जमीर पे अगर कोई उसको भी साफ किया जाए, उसको भी ठीक किया जाए। जब ये जद्दोजहद का सिलसिला शुरू होगा, जब इन हाउस तब्दीली की बात होगी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात होगी, जब अदम एतमाद की बात होगी, तो उस वक्त पता चल जाएगा कि कौन किधर खड़ा है। ठीक हो गया, कौन जमीर वालों के साथ खड़ा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और निहाल हाशमी साहब ने वाज़ेह तौर पर बार एक खदशा जाहिर किया है, और आपने कोशिश की है कि उस खदशे को खुल के सामने लाया जा सके। लेकिन क्योंकि नज़र यही आ रहा है कि इस वक्त कारकर्दगी की बात की जा रही है, अवाम कारकर्दगी को देख रहे हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और किसकी नहीं है। अपोजिशन जमातें जिनके पास अददी अक्सरियत नहीं है पार्लियामान में, हमेशा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आपने वाज़ेह तौर पर 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस की बात की है। इसमें आपकी लीडर किस हद तक मुत्तफिक हैं नहीं है, ये और बात है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जानिब भी बहुत सी उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमात बनने की बातें की जा रही हैं, कानूनी कार्रवाई की बातें की जा रही हैं, और हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को भी आगे लेके चलती जा रही है। पीडीएम जो हमें अभी तक एक पेज पर नजर नहीं आ रही है, क्या इसका मुस्तकबिल होगा, कितना टफ टाइम हुकूमत को दे सकेगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कायरत साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उनकी पार्टी की सीधी पॉलिसी है कि वो अपने तमाम फैसलों पर मुत्तफिक होकर आगे बढ़ेंगे। निहाल हाशमी साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। अब देखना यह है कि पीडीएम
कहां खड़ी होगी और किस तरह इमरान खान साहब को टफ टाइम देगी। जी बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आप हमारे चैनल पे मौजूद थे। निहाल हाशमी साहब ने जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान किया और अपने लीडर की जो तरजीहात थी उससे भी हमें आगाह किया है, और गोया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान में आज ऐलान कर दिया कि 25 फरवरी को वो निकलेंगे एहतजाज के लिए और प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसे में पीडीएम जो एक तरफ खड़ी हुई है, जो मार्च में मार्च करने जा रही है, उसके पीडीएम से मुज़ाकरात भी जारी है, कोशिश की जा रही है कि पीडीएम को शामिल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए पीडीएम के साथ और इस मार्च को मार्च में ले जाए। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुश्किल वक्त में कैसे निकल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा मार्च किया था और उस मार्च, उस धरने में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत सी मुश्किलात भी दरपेश हुई, रेड जोन एरिया में दाखिल होने की कोशिशें भी की गई। गोया कि मामला फाम व तफहीम से हल कर लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर इस्तीफों की आवाज़ें आ रही हैं, इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं। अब इस वक्त निहाल हाशमी साहब का बहुत शुक्रिया, और अब हम टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली अंजलि अब्बास साहिबा। अंजलि साहब बहुत शुक्रिया आपका, फरमाइएगा हो क्या रहा है। एक तरफ पीडीएम सामने खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सामने आ गई है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामान में वैसे ही माहौल बहुत गर्म हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बातें की जा रही हैं, जो कि जमानती बने थे नवाज शरीफ साहब के, तो ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है? क्या किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए ये अपोजिशन जमातें सामने आ रही हैं और इस केस की कार्रवाई में इतनी ताखीर आखिर क्यों हुई है? आपको नहीं लगता कि ये जो 1.5-2 साल का अरसा गुजरा है, हुकूमत ने बहुत ताखीर कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्तें जारी हैं, क्या कहिएगा? कि फौरन करना चाहिए था ये। मैं लीगल उसकी एंगल नहीं जानती क्योंकि मैं लीगल टीम में शामिल नहीं हूँ, ना मैं लॉयर हूँ, कि क्या वजह थी कि उसको पहले नहीं टेकअप किया गया। बट मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता लीगली के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खाते में आता है कि नहीं आता। क्योंकि देखें, आप गारंटर हैं, आपने एक एफिडेविट दिया हुआ है कि जी ये वापस आ जाएंगे, और हमने तो 7 अरब रुपया उसकी पेनल्टी रखी थी, लेकिन वो कोर्ट ने वेव ऑफ कर दी। तो अब अगर ये गारंटर हैं और बार बार, अब देखिए इसमें ये मोड़ जो है, इसमें हमारा केस बहुत स्ट्रांग है ना, शायद इसीलिए वो वेट किया गया, क्योंकि इस वक्त उनको रिफ्यूज हो चुका है वीजा फ्रॉम द होम ऑफिस लंदन। वो कह रहे हैं कि आप जो मेडिकल एविडेंस दे रहे हैं उससे तो साफ पता चलता है कि आपको यहाँ अब एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है और आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज बीमारी जो है वो नहीं जाहिर हुई, ना आप हॉस्पिटल गए, ना आपने ऑपरेशन किया, ना बीमार हुए, आप फिर रहे हैं हर तरफ, तो आपको हम क्यों एक्सटेंशन दें यूके में रहने की? क्योंकि होम ऑफिस का भी एक बहुत इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस आया है, तो दैट विल हेल्प आवर केस टू प्रूव कि बेसिकली जो अदालत ने इनको डिक्लेयर किया था नवाज शरीफ को, एब्सकॉन्डर है वो, तो वो इस सारे कंफर्म्ड स्टेटस के साथ जब वहां 1.5 साल रह रहे हैं, और उनका जो गारंटर था वो शहबाज शरीफ थे, और अब जबकि प्रूव हो गया, होम ऑफिस तक ने कह दिया है कि भाई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपको तो बीमारी नहीं है। हो गया माजरत के साथ, आपने होम टाउन की रिपोर्ट्स की बात भी की है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनका वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता, और वहां पे भी कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ठीक है उन्होंने जमानत ली थी, लेकिन सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है, आपकी पंजाब हुकूमत क्या करती रही? आपकी पंजाब हुकूमत की जो वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो क्या करती रही? आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या करते रहे जिन्होंने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बना के उस तक पेश की थी? और अभी भी आपकी हुकूमत ने, वफाकी दारुल हुकूमत जो है, वफाक ने पंजाब से रिपोर्ट्स तलब कर ली है इलाज मुआवजे के हवाले से भी कि जी तफसीलात से आगाह किया जाए। तो बताइए, रिपोर्ट्स तो पहले भी बनाई गई थी, अब सारी जिम्मेदारी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की तरफ डाली जा रही है। आपकी काबीना के लोगों ने अप्रूवल दी थी, मंजूरी दी थी, खान साहब बार बार कहते हैं कि जी शीरी मजारी तो रोने लगी थी नवाज शरीफ साहब की हालत देख के। तो फरमाइए, इसका जिम्मेदार क्या अकेले शहबाज शरीफ साहब हैं, या इसकी जिम्मेदार आपके अपने डॉक्टर्स भी हैं लाहौर के, आपकी अपनी वजीर भी हैं जिन्होंने सारी कार्रवाई की है? तो ये तमाम चीज़ें जो बातें आज हो रही हैं, इस पर अमल दरामद तो मुझे नजर नहीं आ रहा आसान होगा। ठीक, देखिए उस वक्त शायद, अब ये देखिए ये जो होते हैं ना, इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि ये जेल में जाते
जेल में जाते हैं और वो इतने स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि ये तो यूज टू ही नहीं है, ऐसे पहले भी भाग गए थे, आपको पता है। अगेन आई कैन नॉट से आई एम नॉट, वहां जो मेडिकल बोर्ड बैठा था अगर वो वाकई उस स्ट्रेस की वजह से या उस डर के खौफ की वजह से, काल कोठरी के खौफ, काल कोठरी तो थी नहीं, वो तो 5 स्टार था, लेकिन हर एनीवे वो उसके खौफ से बिल्कुल हो सकता है कि उनकी जो ब्लड कंडीशन है वो टेम्परेरी नीचे हो गई, टेम्परेरी नीचे गई हो। आपका मौकफ अपनी जगह पर है, लेकिन लोग तो ये सवाल जानना चाहते हैं कि भेजा तो आपकी हुकूमत नहीं था, आपकी हुकूमत के लोगों की रिपोर्ट्स थी पंजाब की जो सारी कार्रवाई करती रही। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, क्योंकि बहुत बातें हम करते रहते हैं अक्सर और देखते हैं, पहले नवाज शरीफ साहब कहते रहे मुझे क्यों निकाला, आज आप बता दीजिए इतनी अरसे की प्रैक्टिस में नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से आपने क्या निकाला, हुकूमत को क्या मिला, नैब को क्या मिला और किस तरह सारे बात बढ़ते रहे? जी मेरे ख्याल में इससे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखें, आप एक कंपैरिजन देख लें, आप एक छोटा जिसके ऊपर अब इनके सारे एविडेंस भी आ गए हुए कि एक मुलाजिम है मलिक मकसूद। मलिक मकसूद जो है वो इनका चपड़ासी है और वो इनकी कंपनी में काम करता है और वो इनसे 15,000 रुपए तनख्वाह लेता है और उसके अकाउंट में 400 करोड़ रुपया निकला। अच्छा, फिर दूसरा है मंजूर पापड़, फिर जो आपके इस तरह के 16 लोग हैं और किसी की 9,000 तनख्वाह है, कोई ड्राइवर है, कोई चपड़ासी है, उनके अकाउंट्स में से, वो बेचारे तो कभी बाहर ही नहीं गए, उनको पता भी नहीं बाहर क्या होता है, उनके अकाउंट्स में से पैसे आ रहे जा रहे। आप सोचें ये एक सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, उन्होंने कितना पैसा लूटा, पाकिस्तान को बैंकरप्ट करके गए। जब ये गए मूडीज की रेटिंग नेगेटिव थी, सिर्फ दो महीने के रिजर्व्स बाकी थे और हमें आते ही IMF के पास जाना पड़ा। जब गए पाकिस्तान को फैक्टिव में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के ऊपर ये धब्बा लगा के गए। जब ये गए पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए। जब ये गए पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा छोड़ के। बहुत शुक्रिया अंदुल अब्बास आपका कि आपने तफसील से हमें आगाह किया। और जिस तरह आप बता रही हैं बार बार बातें वही हैं कि सिर्फ अल्फाजों का रद्द-बदल है। मुझे क्यों निकाला, अकाउंट से क्या निकाला, ये एक और सवाल है। वही दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा किसने, वापस लाने की बातें अल्ताफ हुसैन के लिए भी हम देखते रहे, इसाक डार को भी हम देखते रहे कि आप ही की हुकूमत जितने दावे किए, प्रिजनर एक्सचेंज की आपने बातें की हैं, वो सब आपके सामने ही है कि आपकी हुकूमत किसी एक शख्स को बाहर से लाने में भी कामयाब ना हो सकी। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बातें, जो दावे किए जा रहे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बातें की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट से ही, लाहौर अदालतों से ही उनको रिलीफ मिला था, केसेस जारी हैं। देखते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि दो बड़े अहम फैसले इस वक्त इस्लामाबाद में भी शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद में दरखास्त दायर होना शुरू हो गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन साहब ने दरखास्त दायर की है ना अहल होने के हवाले से कि ता हयात ना अहली जो है इस पर नज़रसानी की जाए। गोया कि बैरिस्टर सिद्दीक साहब कहते हैं कि ना अहली की दरखास्त के ऊपर जब फैसला हुआ था, जो कि 5 रुकनी बेंच ने मुकम्मल तौर पर तफसीली फैसला दिया था और उसके बाद नज़रसानी की दरखास्तों पर समातें भी हुई थी आर्टिकल 62(1)F पे और आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से भी। तो उसमें 5 रुकनी बेंच ने मुकम्मल तौर पर 13 दरखास्तों के ऊपर मुकम्मल समातें की थी और 60 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें 18वीं तरमीम का 12 बार जिक्र भी किया गया था कि 18वीं तरमीम में 62(1)F में जो सज़ा है उसका तयन मुद्दत का नहीं किया गया, जबकि आर्टिकल 63 में मुद्दत तयन किया गया कि कितनी सज़ा हो सकती है। दूसरी जानिब जब PDM के हवाले से हमने प्रोग्राम में बात की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उनका अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का अपना मौक़िफ़, कमर जमा कायरा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि एहतजाज होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन इन सब में अगर कोई चीज़ परेशानी का बाइस बन रही है तो वो बन रही है हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के लिए। इमरान खान साहब जो अब तक हर मुसीबत परेशानी का सामना करते हुए हैं, अपोजिशन को टफ टाइम देते हुए हैं, देखना ही है कि फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे नंबर आजमा होते हैं और मार्च में किस तरह की सूरत हाल से निपटा जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।